हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पीसीएस क्रक्स। तो लास्ट क्लास में हमने किया था आर्टिकल 76 तक। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो सेक्शन है पॉलिटिका चल रहा है पीसीएस क्रक्स पर, और आपको पीसीएस क्रक्स से ज़्यादा बढ़िया क्रक्स कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। तो आप लास्ट की जो क्लासेस है अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो देखिए, और फिर 77 आर्टिकल पर आप आइए। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि कोई क्वेश्चन छूट गया है। जितने भी अभी तक पीसीएस हुए हैं उनसे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की गई है। अगर ये पूरा स्टफ आप बाय हार्ट याद कर लेते हो और एग्जाम टाइम पर सिर्फ रिकॉल कर लेते हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। आप मुझ पर थोड़ा भरोसा रखिए। मैंने कोशिश की है क्योंकि मैंने भी कई पीसीएस दिए हैं, तो मुझे पता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से उठाते हैं। मैं पॉलिटिकल साइंस में नेट क्वालिफाइड हूँ, और पीसीएस यूकेपीएससी मैंने मेंस दिया हुआ है, तो उसका भी कुछ फायदा आपको मिलेगा। इवन मैं इंटरव्यू भी देकर आई थी। ठीक है, तो आई होप आपको मुझ पे थोड़ा भरोसा हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने नेट 2019 में ही और उससे पहले सब्जेक्टिव में भी क्लियर किया हुआ है, तो आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो पॉलिटी पर। ठीक है, तो आर्टिकल 77 से हम स्टार्ट करेंगे आज। कार्य विभाजन हेतु नियम की बात करते हैं आर्टिकल 77। देखिए, आपको पता है कोई भी जब हम काम करते हैं, कहीं पर भी हम किसी भी इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, तो एक प्रॉपर हायरार्की होती है, यानी कि एक पदानुक्रम होता है। ठीक है, तो पदानुक्रम यानी कि हायरार्की, तो यानी कि जब सबसे नीचा नीचे एक स्टेज होती है, फिर वो डायरेक्शन उसको मिलती है ऊपर वाली स्टेज से। मान लीजिए ये लोअर स्टेज है, तो लोअर स्टेज को अपर स्टेज से डायरेक्शंस मिलती है, और अपर स्टेज जो लोअर स्टेज को है वो काम भी कराता है। ठीक है, डायरेक्शन भी देता है और काम भी कराता है, और रिपोर्ट जो लोअर स्टेज है वो अपर स्टेज को करता है। ठीक है, ये एक तरह से रूल है हायरार्की का। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर भी है, जो उप मंत्री है वो राज्य मंत्री जो है वो केंद्रीय मंत्री को रिपोर्ट करता है। तो जब हम पार्लियामेंट सेशंस देखते हैं तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जो मोस्ट प्रोमिनेंट मंत्रालय है वहां से क्वेश्चंस पुट होते हैं। ठीक है, तो जो केंद्रीय मंत्री होते हैं उनके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट मंत्रालय, बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं। राज्य मंत्रियों के पास एक स्वतंत्र प्रभार वाला पोर्शन भी होता है। इसमें जो न्यू मिनिस्ट्रीज होती हैं वो यहाँ पर होती है। ठीक है, न्यू मिनिस्ट्रीज, तो कुछ चीजें होती हैं जो पहले से मेंशन नहीं है संविधान में, लेकिन वो टाइम के साथ नई जुड़ती चली जाती हैं, तो उनसे रिलेटेड मिनिस्ट्रीज भी डेवलप होती हैं। तो इसीलिए उसको स्वतंत्र प्रभार या कई बार ये भी माना जाता है कि अ, गठबंधन की सरकार में स्पेशली, कि अपने जो अलायंस हैं उनके एमपीज को संतुष्ट करने के लिए या अदर पार्टीज को संतुष्ट करने के लिए, बनाकर रखने के लिए स्वतंत्र प्रभार के मंत्रालय बनाए जाते हैं। ठीक है, खैर, तो अब हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री मोस्ट प्रोमिनेंट या मोस्ट क्रूशियल या मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज में होते हैं। तो जैसे कि अगर आपने नाम सुना होगा, गृह मंत्रालय हो, वित्त मंत्रालय हो आपका, या आपका वाणिज्य मंत्रालय हो, रक्षा मंत्रालय हो, ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं को ही असिस्ट करते हैं राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, मेनली। इसके अलावा आपका महुआ हुआ। ठीक है, और इसके अलावा यानी यहाँ पर अर्बन हो गया ना, अर्बन अफेयर्स। उसके अलावा भी बहुत सारे हैं। अगर बात करें तो जल संसाधन, ठीक है, मानव संसाधन, ये इंपॉर्टेंट है सारे। ठीक है, तो ये सारी मिनिस्ट्रीज है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कार्य विभाजन की बात हो रही है यहाँ पर, और कौन किस किस तरह के मंत्री परिषद में मंत्री होते हैं। केंद्रीय मंत्री, देन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, देन उप मंत्री। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो इससे रिलेटेड है, कि देखिए उप प्रधानमंत्री क्या होता है। देखिए, अब या तो पीएम होगा, ठीक है, या उसके मिनिस्टर्स होंगे। ठीक है, अब इनके बीच में एक और वर्ड आता है यहाँ पे, डेप्यूटी पीएम। ये आपने सुना नहीं होगा, तो इसके ऊपर इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। संविधान में उल्लेख नहीं है उप प्रधानमंत्री का। ठीक है, लेकिन वही है, संतुष्ट करने वाली बात है, जब दो लोग, यानी कि दो पर्सनैलिटीज इक्वल हो जाती है ना, तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए ये बना दिया जाता है, एक को पीएम और एक को डेप्यूटी पीएम, जिससे कि उनके बीच में क्लैशेस ना हो और
स्मूथली सरकारें चले। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों पर्सनैलिटीज जो इक्वल इम्पैक्ट रखती है ना, उनके बारे में बात हो रही है। तो अगर आप देखिए, बात करो, पहले जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये दोनों इक्वल पर्सनैलिटी के धनी थे। ठीक है, बात करें एल के आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी, ये भी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल सफिशिएंट आई थिंक बताने के लिए कि उप प्रधानमंत्री क्यों बनाया जाता है। दूसरा तरीका या दूसरा जो कारण है उप प्रधानमंत्री को बनाने का, वो होता है गठबंधन की सरकार जब चलती है, तो जिन पार्टीज का या जिन जो अलायंस होता है, तो समर्थन चाहिए होता है ना पार्टीज का, अदर पार्टीज का, तो उनको भी सेटिस्फाई करने के लिए उनको मिनिस्ट्रीज दी जाती है। कई बार उनको उप प्रधानमंत्री का पद भी दिया गया है। अगर हम वो बात करें तो यहाँ पर चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम और यशवंत राव चौहान, ये तीनों 1979 में, अगर देखो आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पर उस वक्त मोरारजी देसाई जो थे, उनकी सरकार थी, है ना। मोरारजी देसाई कहें या जनता दल, ठीक है, तो जनता दल की यहाँ पर सरकार थी। तो उन्होंने अपना गठबंधन बनाए रखने के लिए चौधरी चरण सिंह जी को उप प्रधानमंत्री बनाया, जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। जगजीवन राम जी, जब चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब। फिर उसके बाद यशवंत राव चौहान जी, यहाँ पर भी चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब, इनको सेटिस्फाई करने के लिए, इनका सपोर्ट लेने के लिए। ठीक है, अब बात आती है मोरारजी देसाई जो थे, उनको यहाँ पर इंदिरा गांधी जी को पार्टी ने 1967 में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद कांग्रेस ने सपोर्ट किया था, या उनको कैंडिडेट बनाया था, यानी कि पीएम बनाया था इंदिरा गांधी ने जी को। ठीक है, तो इंदिरा गांधी को बनाया, तो मोरारजी देसाई जो थे वो एलिजिबल थे उस वक्त, इन्हीं का हक बनता था, यही सबसे ज्यादा सीनियर थे और एक तरह से ये कहीं योग्य भी यही थे। तो इनको सेटिस्फाई करने के लिए इनको भी डेप्यूटी सीएम बनाया गया, सॉरी पीएम बनाया गया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पर ये वल्लभ भाई पटेल जी को क्यों बनाया गया, क्योंकि यहाँ पर इक्वल जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, यहाँ पे मोरारजी को क्यों बनाया गया, क्योंकि इंदिरा गांधी को बना दिया गया था, लेकिन बनना इनको था। ठीक है, तो इनको सेटिस्फाई करने के लिए। चौधरी चरण सिंह जी को क्यों बनाया गया, क्योंकि गठबंधन की सरकार थी। जगजीवन राम और यशवंत राव चौहान के पीछे भी यही रीजन था। फिर बात आती है चौधरी देवीलाल। अगर आपको याद हो 1990 में और 1991 में जो सरकारें बनी थी, ये थी चंद्रशेखर और इनके साथ वीपी सिंह। ठीक है, तो चंद्रशेखर और वीपी सिंह जो थे उस वक्त, इनको सपोर्ट करा था, या एक तरह से कह सकते हैं कि चौधरी देवीलाल उस वक्त किंग मेकर की पोजीशन में थे, तो इनको भी सेटिस्फाई करने के लिए उप प्रधानमंत्री की पोजीशन दी गई। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 78 की। आर्टिकल 78 बेसिकली बात करता है पीएम के कर्तव्यों की। पीएम या जो मंत्री परिषद है, उनका कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को सूचित करे कि वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं। तो यानी सरकार को चलाने का, क्योंकि जो हेड है वो तो राष्ट्रपति है ना, हेड ऑफ द स्टेट कौन है, हेड ऑफ द स्टेट तो यही है। तो इनको पता होना चाहिए सब कुछ कि क्या चल रहा है भाई, साइन इन्हीं के होते हैं, है ना, साइन इनके हैं, सिग्नेटरी यही है, हेड भी यही है, तो इनको सूचना सारी होनी चाहिए। तो ये सूचना देने का जो कर्तव्य है वो है पीएम का या मंत्री परिषद का। इसके अलावा जो दूसरा पोर्शन है इसी आर्टिकल का, वो है कि राष्ट्रपति खुद भी सूचना मांग सकता है, कि हो सकता है उनको ये लग रहा हो कि मुझे ये सूचित अच्छे से नहीं किया गया, तो मुझे और सूचना की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति खुद भी पीएम से या मंत्री परिषद से सूचना मांग सकते हैं किसी भी कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अभी लिस्ट पीएम की और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो जो रिसेंट ईयर्स में जो पीसीएस के क्वेश्चंस आप उठाकर देखते हो, चाहे वो आरएएस हो, चाहे वो एचपीएससी हो, चाहे वो यूकेपीएससी हो, या फिर आपका एमपी पीएससी हो, या फिर यूपीपीएससी हो, इनमें सब में ना ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कभी भी उठा के आप पॉलिटी के पेपर देखोगे, किसी न किसी साल ये पूछे गए हैं कि कौन से पीएम है वो कहाँ के सीएम रहे हैं। तो मोरारजी देसाई जो है वो बॉम्बे के सीएम रहे हैं। अब आप कहोगे बॉम्बे तो है ही नहीं कोई स्टेट, था भाई, पहले था, 1960 से पहले था बॉम्बे। उसके बाद 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात में ये बट गया बॉम्बे।
ठीक है। तो महाराष्ट्र और गुजरात का जो एरिया अभी आप देखते हो, ये दोनों पहले बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। तो इट मीन्स 1960 से पहले मोरारजी देसाई सीएम थे बॉम्बे के। चौधरी चरण सिंह जी थे, वो यूपी के सीएम रहे हैं। वीपी सिंह भी यूपी से रहे हैं। तो देखो, इसको याद करना बहुत आसान है। चौधरी चरण सिंह, है ना, ये किसान नेता थे, किसान थे, ये किसान नेता कहते हैं इनको। और इनके पौत्र जो हैं वो अभी भी एक आई थिंक लोकदल नाम से, या इस तरह से कोई नाम है उनकी पार्टी का, मैं भूल रही हूँ। तो वो अभी भी वो अलायंस में है एनडीए के। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो। दूसरा, वीपी सिंह को भी आप यू और वी, देखो ये बहुत ही आसान है इसको एसोसिएट करना। तो याद करने के भाई ये थोड़े छोटे मोटे ट्रिक्स होते हैं, वैसे किसी की भी इतनी अच्छी याददाश्त नहीं होती कि सब कुछ याद रहे उसको। फिर है PVR नरसिम्हा राव। अब राव जो सरनेम है उसके नाम से ही पता लगता है कि आंध्रा के होंगे। ठीक है। HD देवेगौड़ा जो सीएम थे वो कर्नाटक के थे, ये तो आपको पता है। प्रसन्ना का नाम तो सुना ही होगा, आजकल बड़ा चल रहा है। वो HD देवेगौड़ा के क्या है, वो भी पोत्र हैं, तो वो भी कर्नाटक के हैं। तो यहाँ से भी आपको ध्यान रह सकता है कि HD देवेगौड़ा कहाँ के सीएम रहे होंगे, कर्नाटक के। फिर है नरेंद्र मोदी, ये सबको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं आई थिंक, ये गुजरात के सीएम रहे हैं। अब पीएम से रिलेटेड एक और फैक्ट आप याद कर सकते हो कि कौन कौन से पीएम है जो राज्यसभा के मेंबर्स रहे हैं। तो आप सबको पता है कि इंदिरा गांधी, ठीक है, ये राज्यसभा से रही हैं। HD देवेगौड़ा भी राज्यसभा से, IT गुजराल भी, और डॉक्टर मनमोहन सिंह भी। और इनका तो आपको असेंबली भी पता होनी चाहिए, इनकी थी आसाम। ठीक है, तो ये आसाम से आते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है। एक चीज और हमने लास्ट क्लास में भी किया था कि कोई भी मंत्री परिषद में कोई भी मंत्री हो या उसमें पीएम हो, उनको 6 महीने तक वो बिना रोक टोक के बन सकते हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी हाउस के मेंबर ना हो, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उनको या तो लोकसभा से या राज्यसभा से चुनकर आना होता है, तभी वो अपनी अपने डेजिग्नेशन पर बने रहेंगे, अदरवाइज उनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं लिस्ट पीएम की। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, वही चीजें मैं लेकर आई हूँ जो आपको याद रखनी है। इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लेकर आई हूँ, यानी कि फालतू की चीजें मैं लाती ही नहीं हूँ। तो आपको बिल्कुल टू द पॉइंट और सब कुछ रिवाइज करना है। 1947 से 64 तक जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। देखिए 1947 में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो जवाहरलाल नेहरू बने। अंतरिम 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 गवर्नमेंट थी, अंतरिम सरकार थी 1947 में, जब अंग्रेज हमें छोड़कर गए। ठीक है, 1951-52 में इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो हमारी गवर्नमेंट बनती है, फॉर्मल गवर्नमेंट बनती है। तो 47 से 57 यानी कि 10 साल, और 57 से लेकर 64 तक यानी कि 7 ईयर्स, यानी कि टोटल 17 ईयर्स समथिंग वो हमारे पीएम रहे। यानी कि अभी तक कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं रहा है जो लगातार 17 साल तक प्रधानमंत्री बना रहा हो। इसीलिए इनके टेन्योर को लॉन्गेस्ट टेन्योर कहा जाएगा। ठीक है। दूसरा फैक्ट है कि ये पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कितने प्रधानमंत्री या किन किन प्रधानमंत्रियों का पद पर रहते हुए मृत्यु हुआ। तो ध्यान रखना है, एक तो जवाहरलाल नेहरू, एक लाल बहादुर शास्त्री, और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। ये चार ऐसे रहे हैं जिनका पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। ये देखिए, इंदिरा गांधी आ जाते हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ पर आ जाते हैं राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी का मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, कर लेंगे। तो इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, ये याद रखें। उसके बाद जैसे इनकी मृत्यु होती है तो कार्यवाहक पीएम बनते हैं गुलजारी लाल नंदा जी। ठीक है, कार्यवाहक। उसके बाद 1964 में चुना जाता है लाल बहादुर शास्त्री जी को हमारा सेकंड प्राइम मिनिस्टर। इनकी भी पद पर रहते हुए मृत्यु, सबको पता है ताशकंद में एक समझौता हुआ था जब हमारे युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ 1965 में, है ना। तो इनका 1966 में देहांत हो गया था। इस कंट्रोवर्सी पर नहीं जाएंगे कैसे हुआ, बट 1966 में पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर यहाँ पर गुलजारी लाल नंदा जी को कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, यहाँ पे फिर बनते हैं वो। ठीक है, फिर उसके बाद यानी कि 2 बार गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक पीएम बने हैं। उसके बाद 1966 में इंदिरा गांधी जी को बना दिया जाता है कांग्रेस के द्वारा
ये राज्यसभा की मेंबर, इनको चुना जाता है विद इन 6 मंथ्स में। पहले कहीं भी मेंबर नहीं थी। ये सेकंड लार्जेस्ट टेन्योर इन्होंने एंटरटेन किया है। तो सेकंड लार्जेस्ट टेन्योर कैसे हुआ देखिए, 1966 से 677, 11 ईयर्स, ठीक है, 11 ईयर्स ही हो गए। फिर 1980 से 84, 4 ईयर्स ही हो गए, ठीक है। तो टोटल इनका टेन्योर रहा 15 ईयर्स, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी चीजें दिमाग में रख सकते हो आपकी, कैसे इनका सेकंड लार्जेस्ट टेन्योर माना गया होगा। और ये आपको पता ही कि फर्स्ट वुमेन पीएम रही है वो इंडिया की, और ये राज्यसभा की मेंबर है, ठीक है। मोरारजी देसाई जी थे 77 से 79 में। सबको पता है कि कांग्रेस जो थी वो कांग्रेस जो थी 1977 में, एक सेकेंड, तो 1977 से 79 मोरारजी देसाई जो थे वो जनता दल, एक दल बनाया, क्योंकि कांग्रेस जो थी वो बुरी तरह से हार गई थी। आप सबको पता है 1975 में इमरजेंसी लगाई इंदिरा गांधी ने, है ना। तो इमरजेंसी की वजह से क्या हुआ, सारे देश के लोग अगेंस्ट हो गए इंदिरा गांधी के। तो जब 1977 में इलेक्शन हुआ तो यहाँ पर कांग्रेस हार गई और जनता दल या जो गठबंधन की सरकार थी वो जीती है। तो ये ध्यान रखना है कि मोरारजी देसाई जनता दल के पीएम थे। पहले ये कांग्रेस ही थे, बट बाद में इन्होंने नया दल बनाया जनता दल, और गठबंधन की सरकार थी, क्योंकि जनता दल के अलावा भी जितना भी विपक्ष था वो एक साथ आकर चुनाव लड़ा था, ठीक है। फिर 1979 से 80 में एक और प्रधानमंत्री हमारे बने, दैट इज चौधरी चरण सिंह। ये जनता दल सेक्युलर से थे, ध्यान रखना है, मोरारजी देसाई जनता दल और चौधरी चरण सिंह जनता दल सेक्युलर, ठीक है। इनका न्यूनतम कार्यकाल माना जाता है 170 डेज। वैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी न्यूनतम माना जाता है, एक बार वो 13 दिन के लिए बने थे, लेकिन वो क्योंकि बाद में 13 महीने के लिए भी बने और फिर बाद में वो पूरे 5 साल के लिए भी बने। तो उनका इसीलिए, अगर सरकार की बात की जाए ना कि किस टाइम पीरियड में या कौन सी लोकसभा, इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तब आ सकता है 13 डेज वाला कि सबसे कम सरकार इनकी बनी है। अदरवाइज अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो चौधरी चरण सिंह जी थे, इन्होंने सबसे कम कार्यकाल में काम किया है, दैट इज 170 डेज ओनली। फिर 1980 से 84 इंदिरा गांधी जी दोबारा से प्रधानमंत्री बनती है, और यहाँ पर इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाते हैं। ये भी आपको स्टोरी पता ही होगा कि अमृतसर में क्या है, गोल्डन टेम्पल है ना। तो गोल्डन टेम्पल में एक ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो था वो एक तरह से अगेंस्ट था उस वक्त जो राइट्स हो रहे थे, या जो एक खालिस्तान की मांग हो रही थी उसको दबाने के लिए। और ये भिंडर वाले जो थे, इनको टैकल करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार, या इनको पकड़ने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार गोल्डन टेम्पल के अंदर चलाया गया, जिससे कि सिख जो थे वो नाराज हो गए, सिख नाराज हो गए, और इसीलिए इसी नाराजगी में या इसी हेट में उन्हीं के, इंदिरा गांधी के ही जो बॉडीगार्ड्स थे, ठीक है, बॉडीगार्ड्स, उन्होंने इनको असैसिनेट कर दिया था। इसीलिए कहा जाता है कि पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। उसके बाद 1984 से 89 में राजीव गांधी जी, क्योंकि अब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो गई तो तुरंत ही यहाँ पर री इलेक्शन हुए, जल्दी से इलेक्शन हुए, ठीक है, क्योंकि टाइम तो कंप्लीट होने वाला था ना 85 तक। तो इलेक्शन हुए 84 में ही करा लिए गए, और उनका जो फायदा है इस चीज का वो मिला राजीव गांधी को। अभी तक जितनी भी लोकसभाएं आई हैं उनमें मैक्सिमम जो सीट्स हैं अभी तक की वो राजीव गांधी के नाम एक रिकॉर्ड है, कि इनसे ज्यादा सीट्स अभी तक किसी ने भी नहीं जीती है। ये सिंपैथी की मानी जाती है कि भी उनकी मम्मा की डेथ हो गई तो उनके बेटे को उसका फायदा मिला, ठीक है। उसके बाद 1989 से 90, और फिर 1990 से 91, यहाँ लगातार 2 प्रधानमंत्री देश को मिले, और यहाँ पर भी गठबंधन की सरकारें बनी। अब देखिए, क्योंकि देखिए पीछे जो हम बात करें तो राजीव गांधी वो कांग्रेस के थे, ठीक है, तो कांग्रेस हारेगी ना ऑब्वियसली। आपको पता है कि एक बोफोर्स केस हुआ था, उसकी वजह से राजीव गांधी के ऊपर एलिगेशंस लगे थे कि उन्होंने इसके अंदर गड़बड़ की है।
तो जो बफोर्स घोटाला कहते हैं जिसको, कि उसकी वजह से देश के अंदर ये चर्चा थी कि उनका नाम शामिल है, तो उन्होंने घोटाला किया है, तो इस वजह से कांग्रेस बुरी तरह से हार गई थी। तो फिर वीपी सिंह जो कि जनता दल के थे, देखिए मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी से पहले जनता दल के थे, ध्यान रखना है, और फिर उसके बाद वीपी सिंह जनता दल। तो अभी तक जनता दल की 2 प्राइम मिनिस्टर मिल चुके हैं देश को। और अब क्योंकि कांग्रेस के अगेंस्ट ही लोगों ने वोट डाला, तो ऑब्वियसली तो जो सपोर्ट कहाँ से मिला होगा, बीजेपी से, है ना। तो चंद्रशेखर और वीपी सिंह दोनों को जो सपोर्ट मिला वो बीजेपी से, और राष्ट्रीय मोर्चा कहेंगे। जहां पर बीजेपी आती है वहां पे राष्ट्र की बात ज्यादा करती है, तो आप याद रख सकते हो कि मोर्चे का नाम क्या होगा, राष्ट्रीय मोर्चा। तो राष्ट्रीय मोर्चे की एक तरह से अलायंस के साथ या गठबंधन के साथ जनता दल के वीपी सिंह ने सरकार बनाई 1989 से 90 तक, यानी कि ये पीएम रहे। उसके बाद 1990 से 91 में चंद्रशेखर जी ने जो कि समाजवादी जनता पार्टी से बिलोंग करते थे, उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई बीजेपी के ही सपोर्ट से, जो कि राष्ट्रीय मोर्चा अलायंस के अंतर्गत थी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर प्राइम मिनिस्टर का दल पूछा जाए तो जनता दल होगा, गठबंधन का मतलब पूछा जाए तो राष्ट्रीय मोर्चा आएगा। ठीक है, सपोर्ट किसने किया, बीजेपी मोस्ट सबसे ज्यादा बड़ी यहाँ पर पार्टी थी, तो उन्होंने सपोर्ट किया। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर ना 1991 तक जो जनता पार्टी थी ना, उसके पास काफी अच्छी सीट्स होती थी, इसका मतलब उसके बाद उनका डिक्लाइन होना शुरू हुआ। ठीक है, फिर 1991 से 96, और इसके जो डिक्लाइन करने के पीछे जो रीजंस हैं, उसमें से सबसे बड़ा नाम जो आता है वो पीवी नरसिम्हा राव का आता है, कि उन्होंने एक माइनॉरिटी की सरकार थी इस वक्त 1991 में, और जब तक वो सरकार में बने रहे मेजोरिटी में उन्होंने सरकार ला दी थी, यानी कि वो पूरे 5 साल अच्छे से शासन कर पाए अपनी चाणक्य नीतियों से। इसीलिए नरसिम्हा राव जी को देश का या हमारे इंडियन चाणक्य भी कहा जाता है। ठीक है, मॉडर्न चाणक्य। ये कांग्रेस के थे। लोगों को कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि कांग्रेस के तो सारे गांधी परिवार से होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। और इन्हीं के टाइम में आर्थिक सुधार हुए थे। ठीक है, और इन्हीं के टाइम में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे वो वित्त मंत्री थे। वित्त मंत्री जो थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात एक और जो चीज है, वो आई के गुजराल जो थे वो विदेश मंत्री थे, फॉरेन मिनिस्टर थे। तो विदेश मंत्री आई के गुजराल थे और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। विजन बहुत अच्छा था, इन प्राइम मिनिस्टर का विजन बहुत सुपर्ब था। ठीक है, जब हम इतने बड़े क्राइसिस में थे, तो इन्होंने ही अपने इंडियन इकोनॉमी को एक तरह से निकालने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, इन्होंने और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मिलकर। ठीक है, अब 96 में ही ना जब इलेक्शन हुए, तो कुछ दिनों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रेसिडेंट के पास जाकर, मतलब प्रेसिडेंट ने अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाया, अपना मेजोरिटी या कहते हैं उसको कि सरकार बनाने के लिए न्योता दिया। तो 13 दिन के बाद इन्होंने खुद ही रिजाइन दे दिया जाके कि मेरे पास मेजोरिटी नहीं है। ठीक है, तो 13 दिन के जो प्रधानमंत्री बने वो अटल बिहारी वाजपेयी बने थे 1996 में। ठीक है, उसके बाद 1996 में, अब क्योंकि ये तो फेल हो गए, तो अब प्राइम मिनिस्टर ने किनको बुलाया, सपोर्ट दिया कांग्रेस ने। अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं बनी, इसका मतलब मेजोरिटी बीजेपी के पास नहीं थी, तो सपोर्ट कौन करेगा दूसरी सरकार को, कांग्रेस करेगी ना। तो ये बहुत ही मतलब कॉमन सेंस लगाने की चीज है। तो कांग्रेस ने सपोर्ट किया, और कांग्रेस सपोर्ट कर रही है तो उसका नाम है संयुक्त मोर्चा। बीजेपी कर रही है तो राष्ट्रीय मोर्चा, और कांग्रेस सपोर्ट कर रही है तो संयुक्त मोर्चा। तो यहाँ पर 2 प्राइम मिनिस्टर हुए 96 से 97, और 97 से 98, एच डी देवेगौड़ा और आई के गुजराल, और ये दोनों के दोनों राज्यसभा के मेंबर थे। तो आपको ये याद रखना है। ओके, नेक्स्ट 1998 से 1999 तक टोटल 13 महीने, याद रखने वाली बात है। 1999 यहाँ तक 13 जो महीने थे, वो अटल बिहारी वाजपेयी गठबंधन की सरकार यहाँ पे सपोर्ट किया था। बाकी के विपक्ष जो थे एकजुट हो गए थे कांग्रेस के अलावा, तो उन्होंने सपोर्ट किया था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को रास नहीं आ रहा था गठबंधन, क्योंकि हर काम में उनको लग रहा था कि अड़चन है गठबंधन में। कॉलिशन गवर्नमेंट का दौर बेशक था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को पसंद नहीं आया था, तो उन्होंने रिजाइन करके, और क्योंकि कोई भी इस पोजीशन में नहीं था, कोई भी पार्टी की वो सरकार बना सके, तो फिर इलेक्शन होते हैं,
तो अगर आप ध्यान करें तो 1989 से लेकर 1999 तक, ये 11 साल लगातार कई इलेक्शंस हमारे देश ने देखे, तो कॉलिजन गवर्नमेंट का टाइम जो है इस टाइम पीरियड को माना जाता है। तो फिर 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी मेजोरिटी के साथ जीतते हैं और पूरे 5 साल तक सरकार चलाते हैं, ठीक है। और इसी टाइम पीरियड में जो एल के आडवाणी जो थे वो भी एक बड़े नेता थे, लेकिन देश चाहता था कि ए अटल बिहारी वाजपेयी पीएम बने, तो इनको सीएम डेप्यूटी सीएम सॉरी डेप्यूटी पीएम बनाया गया, ठीक है। फिर 2004 से लेकर 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी फोर्थ लार्जेस्ट टेन्योर के साथ और राज्यसभा के मेंबर, ठीक। तो ये राज्यसभा के मेंबर, अब पहले वो ये थर्ड थे भाई, लार्जेस्ट टेन्योर इनका थर्ड था, लेकिन अब फोर्थ हो गया है, क्योंकि इससे ज्यादा जो है अब नरेंद्र मोदी का हो गया है, ये थर्ड हो गए हैं, ठीक है। फर्स्ट जो थे वो जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू। सेकंड जो लार्जेस्ट टेन्योर है वो इंदिरा गांधी, इंदिरा। और थर्ड जो है वो नरेंद्र मोदी, ठीक है। और फोर्थ जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। ये याद रखना है, तो ये आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अब 2004 से 14 डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि थर्ड लार्जेस्ट टेन्योर रह कर गए हैं और राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, और कहाँ से रहे हैं, आसाम, ठीक है। अब 2014 से लेकर अब तक हमारे जो पीएम है वो है नरेंद्र मोदी, और ये सीएम रहे हैं कहाँ के, गुजरात के, ठीक है। और लगातार 14 में, 19 में और 24 में ये हमारे देश के, अच्छा यहाँ पे 240 आएगा, तो ये हमारे देश के पीएम है अभी भी, ठीक है। तो बीजेपी की अगर बात की जाए और एनडीए की, थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, अगर आपको कंपैरिजन भी करना है और देखना भी है तो आप देख सकते हो। 14 में बीजेपी की सीट्स आई थी 284, 19 में ये बढ़ गई 303, उसके बाद 2024 में घट गई 240 रह गई, ठीक है। जबकि एनडीए यानी कि इनका जो अलायंस था, तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये 334 पर था, 2019 में ये बढ़कर 353 था, अभी जिस पोजीशन पर है वो है 293, ठीक है। तो गाइज आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, सारे फैक्ट्स इसमें कवर करने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 79 से स्टार्ट करके, ठीक है। तो जहां तक भी आधे घंटे की क्लास में जितना पोर्शन हो सकेगा कवर विद ऑल द फैक्ट्स हम कोशिश करेंगे। और मैं बार बार मैं कह रही हूँ, आपको पॉलिटी के लिए कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, पीसीएस क्रक्स पर आपको मिलेगा। और धीरे धीरे मैं कोशिश करूँ लगातार क्लासेस लाने की, तो आपका सारा पोर्शन जल्दी ही कवर हो जाएगा पॉलिटी से रिलेटेड। और पॉलिटी में जो करंट चीजें चल रही हैं उनसे रिलेटेड भी वीडियोस में लेकर आऊंगी, तो हैव पेशेंस। और आप धीरे धीरे इन्हीं को रिवाइज करते जाइए, ये आपके बहुत काम के आने वाली वीडियोस हैं, ठीक है। चलिए अभी के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर।